हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12th एनसीईआरटी का 16th चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। इसके पिछले थर्ड वीडियो में मैंने आपको सॉलिड वेस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है ये पूरा डिटेल पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल्स जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो है केमिकल फर्टिलाइजर्स और दूसरे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे एनपीके है ना, या यूरिया है या सुपर फास्फेट है, इनको हम डाल देते हैं खेतों में। मान लो खेतों में डालने के बाद तुरंत एक दो दिन के अंदर बारिश हो गई तो वो सारी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो बह जाती है, बह करके वो तालाब में या नदी में पहुंचती है और वहाँ पर वाटर में ये फर्टिलाइज़र अपना लेवल बढ़ा लेती है, तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट के कारण से वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम का मतलब एल्गी जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, वाटर हाइसिंथ, ये बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, और अगर उस पानी को इंसान पीता है या कोई जानवर पीता है तो उसके शरीर में ये नाइट्रोजिनस वगैरह जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पर ये पॉइजनस इफेक्ट पैदा करते हैं। वैसे ही केमिकल पेस्टिसाइड है, वैसे ही होता है, वो भी धुल करके कहीं ना कहीं पानी में ही पहुँचते हैं। पानी से वो एक्वेटिक प्लांट्स में, फिर एक्वेटिक एनिमल्स में, और फिर उनको खाने वाले जो फिश वगैरह खाते हैं उनमें ये पहुँचते हैं और इनका धीरे धीरे बायोमैग्निफिकेशन होता है और इस तरह से वो बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। तो एग्रोकेमिकल्स जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं। हालांकि हमने जब हरित क्रांति लागू किया, भारत में लॉन्च किया 1960 के आसपास में, तो सबसे ज़्यादा इसी पे हमने फोकस किया कि कैसे अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाए और फसल को बढ़ाई जाए। साथ में हाइब्रिड सीड्स का भी उपयोग किया गया, जो अधिक जो हाइब्रिडाइजेशन से द्वारा जो ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले सीड्स हैं उनको डेवलप किया गया था, उनका प्रयोग किया गया। तो उस समय से ही केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता रहा है और अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, ये रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं पेस्टिसाइड से, तो इसलिए उनका अमाउंट बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरा कि ज़मीन जो है केमिकल फर्टिलाइजर का से बंजर होती जा रही है, उनका पीएच चेंज हो रहा है, तो अब उसका और ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। मतलब लोगों को ये लगता है कि पहले एक बोरी यूरिया डालने से जो फसल होती थी, अब नहीं हो रही तो हम 2 बोरी डाल दें, 2 बोरी से भी नहीं होती तो 3 बोरी डाल दें। इस टाइप के लोग बढ़ाते जा रहे हैं और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट है ये होगा कि उस ज़मीन पे एक दिन जो है फसल उगनी ही बंद हो जाएगी। तो इन सब चीज़ के बजाय अगर हम वहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करें तो ये काफ़ी समस्याएं जो हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। In the wake of green revolution, use of inorganic fertilizers and pesticides has increased manyfold for enhancing crop production। तो जैसा मैंने कहा, ग्रीन रिवोल्यूशन के समय ही इनका उपयोग बढ़ा है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एटसेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। यहाँ पर आप पेस्टिसाइड तो समझते हैं, हर्बिसाइड का मतलब है जो वीड्स को नष्ट कर देते हैं। अगर आप मोनोकॉट प्लांट लगाए हैं और डाइकॉट प्लांट उनके बीच बीच में उगाए हैं वीड के तौर पे, तो आप ऑक्सीन छिड़क दीजिए, इस तरह से जो हर्बिसाइड है वो छिड़क दीजिए तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो भी काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड होते हैं वैसे ही। फंजीसाइड भी आप समझते हैं, फंगस नष्ट करने के लिए। तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं और ये मानव में कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है। दीज इंसिडेंटली are also toxic to non-target organisms that are important components of the soil ecosystem। तो ये हानिकारक जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, इनको तो किल करता ही है, लेकिन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और बेनिफिशियल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार देता है, जो हमारे खेत के लिए और इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था कि पहले वो फिश में जाएगा, फिर फिश से वो बर्ड्स में जा सकता है, फिश से ह्यूमन में जा सकता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा बढ़ते चले जाते हैं इंसानों में और दूसरे जानवरों में। वी नो व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन डू टू एक्वेटिक इकोसिस्टम विश यूट्रॉफिकेशन। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि केमिकल फर्टिलाइजर्स किस तरह से
इकोसिस्टम को डैमेज करता है। वो पानी में जाते हैं जब, तो पानी में फिर एल्गल ब्लूम कर देता है, पिस्टिया वगैरह, इकाइनिया वगैरह को डेवलप कर देता है। द करेंट प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर्स आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। तो अब जो एग्रीकल्चर की मुख्य समस्या है वो उसको अब कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहा है, वो उसकी कब्र खोद रहा है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड हमारे कृषि की ही कब्र खोद रहा है। अगर हम ये नहीं सुधारते हैं तो फिर फ्यूचर में फसल होनी बंद हो जाएंगी उन खेतों में। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में जिन्होंने बड़े लेवल पे इसको अप्लाई किया और दूसरों के लिए मिसाल बने। तो ये हरियाणा का एक केस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड इन द न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेसेस। देखिए पहले तो मैं आपको समझा दूं कि क्या लिखा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया है, मान लो 100 एकड़ 50 एकड़ का हमारे पास खेत है, तो हम क्या करेंगे उसमें फसल भी लेंगे, ठीक है। एक कोने में अपन डेयरी फार्मिंग कर देंगे, उसमें 150 गायें रख देंगे, है ना। और एक कोने में अपन बी हाइव्स भी डेवलप कर लेंगे, मधुमक्खी पालन, है ना। तो क्या होगा कि डेयरी फार्म से गोबर निकलेगा, गौमूत्र निकलेगा, उसका हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएंगे, उसको खेतों में यूज़ करेंगे। खेतों से जो प्रोडक्ट निकलेगा, एक तो हमको जो धान चावल गेहूं जो भी निकाल रहे हो निकलेगा ही, साथ में स्ट्रॉ निकलेगा, वो हम जानवरों को खिलाने के लिए दे देंगे, है ना। इधर जो बी हाइव हमने रखा है वो पॉलिनेशन करने में मदद करेंगे, तो हमारी फसल भी बढ़ेगी, शहद भी मिलेगा। तो इस तरह से जो है हम इसकी टोपी उसके सर करके उसी के अंदर के प्रोडक्ट्स को उसी के अंदर यूज़ करते चले जाते हैं। तो हमको बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदना पड़ता, है ना। एक तो उससे खर्चा बचता है और हमारी आय जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ते चली जाती है, क्योंकि खेत से भी हमको मिलेगा, डेयरी से भी हमको दूध मिल रहा है, इससे भी हमको शहद मिल रहा है ना। तो इस तरह से 3-4 किस्म की चीज़ें एक साथ करके हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको बहुत ज़्यादा उससे लाभ मिलने लगता है। अब देखिए क्या किया है किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति रहे हैं रमेश चंद्र डागर, ठीक है, सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने यही काम किया। इन्होंने क्या किया, ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन ए चेन ऑफ प्रोसेसेस। जो मैंने बताया वही वाटर हार्वेस्टिंग भी इन्होंने अपने खेत में चालू किया, क्योंकि जो शेड वगैरह बना के रखते थे उसका जो पानी आ रहा है बारिश के दिनों में वो सीधे ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है, इस टाइप का। विच सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ एन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। तो ये वेंचर का मतलब साहस। तो इन्होंने एक बड़ा साहस किया कि ये सब चीज़ों को एक साथ चालू करके देखा इन्होंने, और ये इतना ज़्यादा लाभदायक रहा क्योंकि इनको बाहर से खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर एक बार उन्होंने जो इन्वेस्ट कर दिया, फिर वही चीज़ जो है रिसाइकल होने लगा और हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग और बेनिफिट्स मिलने लग गए। साथ में बाद में इन्होंने इसमें जहाँ तक है कि मशरूम पालन भी चालू कर दिया था, ठीक है। मशरूम पालन भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक है, काफ़ी पैसे देता है वो, ठीक है। अब देखिए क्या है, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप। क्यों? क्योंकि कैटल का जो डंग है, गोबर है, वही उसमें मेन्योर की तरह यूज़ हो रहा है। क्रॉप इज यूज क्रिएट कंपोस्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर और कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म, ठीक है। तो जो क्रॉप वेस्ट है उससे हम गोबर गैस में भी डाल सकते हैं। आपको पता होगा गोबर गैस में सिर्फ गोबर ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे हैं उनके टुकड़ों को भी डाल देंगे तो भी सड़ के गोबर गैस बनते हैं। तो उस तरह से भी अपन यूज़ कर सकते हैं या फिर मेन्योर बनाने में। Enthusiastic about spreading information and help on the practice of integrated organic farming, Dagar has created Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5,000 farmers। ये 15 साल पुराना डेटा है कि उस समय 5,000 फार्मर थे। अब लगभग पूरे हरियाणा वाले इसी तरह की फार्मिंग चालू कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आपके पास छोटा सा एरिया है, छोटा सा खेत है, तो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि मान लो आपको छोटे छोटे 2-3 अलग अलग जगहों पे खेत है, तो आप उनमें अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे एक जगह आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, एक जगह आप फसल लगा सकते हो। इस तरह से अलग अलग जगहों पे भी आप कर सकते हो और मिला करके वो एक दूसरे का हेल्प करेगा। बस ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत हो सकती है। बस जैसे आपको एक ही जगह खेत है बड़ा सा, तो आपको ट्रांसपोर्ट में खर्चा नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर है तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो बड़े खेत वाले जितने भी हैं हरियाणा वगैरह में, अब वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो रमेश चंद्र डागर जी ने फॉलो किया।
रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब देखिए रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है। हम जो परमाणु का प्रयोग करते हैं, एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं, जिसमें रेडियम है, थोरियम है ना, यूरेनियम है, तो इनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं इनका परमाणु बम बनाने में, एटॉमिक बम, ठीक है। दूसरा उपयोग है इनका रिएक्टर्स में, है ना। भारत में भी 5-6 जगह ऐसे रिएक्टर्स फिट किए गए हैं जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी को जो है सिस्टमेटिकली रिलीज कराया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। जैसे कलपक्कम है ना, काकरापार है, ऐसे कई जगह हैं भारत में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इन दोनों प्रोसेस में, चाहे आप परमाणु बम बना रहे हैं चाहे रिएक्टर में यूज़ कर रहे हैं, जो कचरा निकलता है वो रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है, वेस्ट। अब इस कचरे का आप निपटारा कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप इसको खुले में छोड़ देंगे तो लोग इसके रेडिएशन के प्रभाव में आ जाएंगे और उनको जगह जगह कैंसर हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करते हैं, सैकड़ों फीट नीचे जो है ज़मीन में दफनाई जाती है और ये सोची जाती है कि शायद फ्यूचर में जो है बहुत जल्दी इसके कांटेक्ट में कोई नहीं आएगा, ऐसा उम्मीद करके उसको सैकड़ों फीट नीचे खोद करके, बोर करके उसको दफनाई जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो रिएक्टर्स के कारण से पैदा होती है। अब और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे आपने एटॉमिक बम तो बना लिया, अब मान लो उसको आपने टेस्ट किया। जैसे भारत ने 1998 में भी टेस्ट किया था और 1973 में भी टेस्ट किया था। आपने सुना होगा, पोखरण करके एक जगह है राजस्थान में, वो रेगिस्तानी एरिया है पोखरण, वहाँ पर हमने टेस्ट किया था। तो टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं कि जो परमाणु बम है उसको इसी तरह से गाड़ दिया जाता है, सैकड़ों फीट नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, फिर उसको विस्फोट कराई जाती है। विस्फोट कराने से उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो निकलती है वो धीरे 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 सरफेस पे आती है, धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से सरफेस पे आ जाती है और वो एरिया गर्म हो जाता है। तो उससे रिलीज़ होने वाली एनर्जी का अमाउंट अंदाज से पायरोमीटर से नापा जाता है कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, और उससे अंदाज लगाया जाता है कि कहीं पर अगर ये गिरा दी जाए तो उसका क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। तो अमेरिका ने सबसे पहले, जैसे आपको पता होगा, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में और 9 अगस्त 45 में नागासाकी में इन्होंने 2 बम गिराए थे, ठीक है। और उसका प्रभाव ये हुआ कि एक तो लाखों लोग उसी समय मर गए और लाखों लोग घायल हो गए। जो घायल हुए उनको बाद में कैंसर हो गया, वो मर गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आज भी, जो आज समझ लो कि 70-75 साल गुजर चुके हैं, इसके बावजूद उन शहरों में आज भी उसकी रेडियो एक्टिविटी बरकरार है। मतलब वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के पानी में ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं और लोग इसके कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं, ठीक है। शुरू से बात हो रही है 1945 से। दूसरा ये है कि वहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन है जापान में, वहीं पर नागासाकी हिरोशिमा में, अगर वहीं पर अपने बच्चे को डेवलप करके जन्म देती है तो बच्चा विकलांग पैदा होता है। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट है रेडियो एक्टिविटी का, आप समझ सकते हैं। आपने सुना होगा कि रेडियम की खोज जो है मैडम मैरी क्यूरी ने किया। 2 बार उनको नोबेल प्राइज़ मिला, एक बार खुद को मिला, एक बार अपने हस्बैंड के साथ मिला था उनको, मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी के साथ। ये चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे या जानते होंगे पता नहीं, कि मैडम मैरी क्यूरी की मौत जो है कैंसर से हुई थी। और वो कैंसर क्यों हुई? क्योंकि वो लगातार इस तरह के रेडियम की खोज के कारण से लगातार रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में रहे हैं और इनके कारण से वो उनकी मौत जो है वो कैंसर से हुई थी। तो वो बाद में क्या तकलीफ पाई, कितना उनको तकलीफ मिला कैंसर से, ये चीज़ें लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ सफलता को याद करते हैं। जैसे आज आप मेरा चैनल देख रहे हैं, वैसे और भी चैनल्स देख रहे होंगे जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं। कल के डेट में आप पीएमटी में सफल हो जाते हैं, नीट में, तो लोग आपकी सिर्फ सफलता को याद करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि आप कैसे एक एक लेक्चर के लिए इंतजार करते थे, कैसे आप एक एक लेक्चर को ध्यान से देखते थे, कैसे आप उसकी रिवीजन करते थे, कितनी रातें आपने जागी हैं, जिसको रात काली करना बोलते हैं, है ना। हो सकता है आपको चश्मा लग गया हो पढ़ते पढ़ते, है ना, आपको खाने को नहीं मिल रहा हो, आप हॉस्टल में रहते हैं तो खाने का सूद है ना सोने का सूद है, आपने कितना स्ट्रगल किया, ये कोई नहीं पूछेगा। आपकी सिर्फ सफलता को देखेंगे लोग, है ना। या फिर आप असफल हो जाते हैं तो सिर्फ असफलता को देखेंगे, आप कितने नंबर के लिए असफल हुए हैं, क्यों असफल हुए हैं, ये कोई नहीं पूछता है। दुनिया सिर्फ सफलता और असफलता को याद करती है, उसके पीछे के स्ट्रगल, उसके पीछे का दर्द वो नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक बार का मेहनत है, आप कर लीजिए, नीट निकाल लीजिए, और जिस दिन डॉक्टर बनोगे आप उस दिन मुन्ना भाई MBBS देखना, या पहले ही देख चुके होंगे। उसमें दिखाता है कि वो डॉक्टर अस्थाना बोलते हैं कि तुमको पता है कि एक डॉक्टर की डिग्निटी क्या होती है मुन्ना भाई। ये डायलॉग आप याद करिए हमेशा, है ना। तो आपको जो है हमेशा इन्फ्लुएंस मिलेगा कि हमको PMT निकालना ही है, नीट निकालना ही है, ठीक है, ऐसा है। इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी।
शुरू में ऐसा समझा गया था कि शायद ये पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो भूल के बताने के लिए अभी बात ही बात में, कि आप जो रिएक्टर यूज़ करते हो, इस रिएक्टर में भी बहुत बार दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत बार एक्सीडेंट्स हुए हैं। रूस में चेर्नोबिल करके एक जगह है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर फूटा था रिएक्टर, इससे लाखों लोगों में रेडिएशन फैला, मरे भी। वैसे जापान में जब सुनामी आया था उस समय जापान के भी कई रिएक्टर फूट गए थे इसके कारण से, और भूकंप आने पर भी फूट सकते हैं और उससे भी रेडिएशन लीक हो सकता है। तो आज जब हमारे देश में या दूसरे देशों में एटॉमिक रिएक्टर्स को बढ़ाया जा रहा है, उसके नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है, जर्मनी ने डिसाइड किया कि हम एटॉमिक रिएक्टर्स को बंद करेंगे। हम एटॉमिक जितने भी प्रोग्राम्स हैं सिर्फ एटॉमिक बम बनाने को छोड़ गए, क्योंकि सुरक्षा का मामला हो जाता है, बाकी सारे एटॉमिक प्रोग्राम्स हम बंद कर देंगे ताकि देश के लोग सुरक्षित रहें। अगर कभी एटॉमिक रिएक्टर फूट जाता है तो लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जर्मनी ने डिसाइड किया है कि हम बंद कर देंगे। ऐसा मुझे सुनने में मिला है, एकदम परफेक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे न्यूज़ है कि जर्मनी ने बंद किया है ये सब प्रोग्राम। तो शुरू में सोचा गया कि शायद नॉन पॉल्यूटिंग है, लेकिन लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम। The first is accidental leakage is occurred in the 3 Mile Island and Chernobyl incidents, and the second is safe disposal of the radioactive waste। तो दो बड़ी प्रॉब्लम इनको दिखी, एक तो अगर रिएक्टर में लीकेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे क्या होगा, और दूसरा कि जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है आप उनको कैसे डिस्पोज करेंगे। ये दो बड़ी समस्याएं लोगों को नजर आई है ना, साइंटिस्ट को नजर आई, अब उस पर काम शुरू हुआ। रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ by nuclear waste is extremely damaging to organisms because it causes mutation at a very high rate। कैंसर कैसे पैदा होता है ये मैं आपको कई जगह पे बताया हूँ, विशेषकर जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, म्यूटेशन है, ह्यूमन डिजीज है, कई जगह पे हम कैंसर पे बात किए थे। कैंसर का मुख्य कारण है कि जो हमारे जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है और जेनेटिक कंट्रोल हट जाता है सेल डिवीजन पे, तो कैंसर हो जाता है। तो यही म्यूटेशन जो है रेडिएशंस के द्वारा किया जाता है, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। एट हाई डोजेस न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल, बट एट लोअर डोजेस इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर्स, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ बीइंग कैंसर। तो अगर ज़्यादा रेडिएशन हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा जल करके, लेकिन कम रेडिएशन होगा तो उसको धीरे धीरे कैंसर होगा। विशेषकर स्किन कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद अंदर के भी सारे कैंसर हो सकते हैं, शरीर के अंदर भी जा रहे हैं वो खाने पीने की चीज़ों के साथ। देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट एंड हैज़ टू बी डेल्ट विथ एटमोस्ट कॉशन। तो अब समझा गया कि भाई नहीं, ये नॉन पॉल्यूटिंग नहीं है, बल्कि तो सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूशन है जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है। इसलिए इसका डिस्पोजल जो है सबसे अधिक प्राथमिकता के साथ और सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीके के साथ किया जाना जरूरी है, ये इसमें जो लिखा है। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि इनको मोटे मोटे शीट के बने हुए डिब्बों में, संदूकों में जो है भरा जाता है, फिर उसको 500 मीटर गहराई में जमीन खोद करके उसको दफनाया जाता है। तो सोचिए इतनी सुरक्षित तरीके से उसको दफनाना पड़ रहा है, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीएबल टू मैनी पीपल? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 500 मीटर आपने दफना दिया, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा दफन रहेगा। हो सकता है बाढ़ के द्वारा 500 मीटर गहरा गड्ढा बन जाए और वो डिब्बा निकल आए, और किसी ने डिब्बा को खोल लिया कि भाई क्या चीज़ है देखा जाए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फ्यूचर इसका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो है वो करोड़ों सालों तक वो जो है रेडियो एक्टिविटी दे सकता है। उनकी हाफ लाइफ आप पढ़िए तो वही करोड़ों सालों की होती है यूरेनियम की, ठीक है। इसलिए ये कोई बहुत सुरक्षित तरीका नहीं है, लेकिन और क्या, क्योंकि और कोई सुरक्षित तरीका फिलहाल तक तो नहीं समझ में आया है लोगों को या वैज्ञानिकों को, तो फिलहाल यही तक कर रहे हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जहाँ पर ये एटॉमिक रिएक्टर बनाया जाता है वो जगह सुनसान इलाके में बनाई जाती है, मतलब मरुस्थल टाइप के इलाकों में या जंगल के बीच में, ताकि वहाँ पर आसपास कोई बस्ती मत रहे, कोई गांव मत रहे, कोई शहर मत रहे,
और इस टाइप के प्रॉब्लम फिलहाल तो क्रिएट मत हो कि लोग आके अपोजिशन में खड़े हो जाएं, हल्ला गुल्ला करने लग जाए कि हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर लोग एक बार भड़क गए ना तो आप उनको नहीं समझा सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि वो नेतागिरी में आ जाते हैं कि नहीं हमको नहीं करने देना है, हमको ये पता चला है हम नहीं करने देंगे। लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर पब्लिक है। तो ये हुआ रेडियो एक्टिव वेस्ट और उनके प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले आप ग्रीन हाउस क्या है पहले तो ये समझिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। देखिए, ठंडे इलाके जितने भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री और -10, 20, 30 तक जाता है, वहाँ लोग क्या करते हैं, ग्लास हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े ग्लास के घर बनाते हैं। ठीक है, ये ग्लास का घर बन गया, इसके अंदर ये सब्जी है ना या फ्रूट्स वगैरह के प्लांट उगाते हैं गमलों में या मिट्टी में, जैसे भी एक ग्लास हाउस के अंदर उगाते हैं। बड़े बड़े ग्लास हाउस बनाते हैं, कई कई एकड़ के ज़मीन में ग्लास हाउस बना रहता है। इस ग्लास हाउस की विशेषता ये है, ये पायरेक्स ग्लास वगैरह के बने होते हैं, तो दिन में जब सनलाइट थोड़ी बहुत जो आती है तो सनलाइट सीधे अंदर चली जाती है। ठीक है, अब अंदर जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि ठंडा इलाका है तो गर्मी मिल जाती है। अब रात में जब बाहर ठंड होने लगती है और यही गर्मी इंफ्रारेड के रूप में बाहर जाने लगती है, तो ग्लास जो है इंफ्रारेड रेज को बाहर जाने से रोक देती है, तो रात में भी ग्लास हाउस गर्म रह जाती है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये फल सब्जियां जितने भी आपने लगाई हैं, इसके प्लांट ठंड के कारण से प्रभावित नहीं होते हैं, उनको गर्मी मिलते रहती है और वो बढ़िया से ग्रो करते रहते हैं। तो इसमें जो ग्लास हाउस का जो लेयर है, ग्लास का जो लेयर है, वो इंफ्रारेड किरणों को, गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। वैसे ही हमारे अर्थ में जो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल दिन में सनलाइट को तो अंदर आने देते हैं, गर्मी को अंदर आने देते हैं, लेकिन रात में जब ये रेडिएशन वापस जाता है धरती से गर्मी के रूप में, उसको ये रोक लेते हैं और ये गर्मी को बाहर अंतरिक्ष में जाने नहीं देते। तो इनमें जो गैसेस हैं मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं, जो रोकने का काम करते हैं, उसमें प्रमुख गैस है CO2, दूसरा है मीथेन और तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये 3 गैसें मेनली हैं जो धरती से गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रात में भी हमारे धरती का टेम्परेचर जो है गर्मी के दिनों में 20, 15, 20, 25 के बीच में रहता है, ठंड के दिनों में थोड़ी नीचे चली जाती है, जो है ज़्यादातर इलाके में 0 से ऊपर 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री तक उतरता है टेम्परेचर। लेकिन अगर ये वायुमंडल नहीं रहेगा, ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं रहेंगी, तो क्या होगा पता है, दिन में तो पूरी अल्ट्रावायलेट रे आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन भी नहीं रहेगा, है ना, अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगी, तो धरती जो है एकदम तवे के जैसा एकदम गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म, इतना गर्म कि समझ लो जैसे वो वेल्डिंग करते समय ऐसे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है ना, उतना गर्मी हो जाएगा। और रात में कितनी ठंड हो जाएगी, ये -200 डिग्री नीचे चली जाएगी टेम्परेचर, इतनी तेजी से रेडिएशन बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में। तो इन दोनों चीज़ों को बचाते हैं। सुबह जो है ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट से बचाती है, जिससे ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाती, और रात में ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो रेडिएशन को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे धरती जो है गर्म रहती है। यही कारण है कि जिस रात में बादल रहता है, धरती के ऊपर बादल रहती है, तो बादल इस प्रभाव को और बढ़ा देता है और गर्मी को और ज़्यादा रोकने लगता है, तो वो रात जो है और गर्म हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा बेचैनी होने लगता है। आप देखना गर्मी के दिनों में कभी बादल हो जाता है तो आपको ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, भले ही दिन में वो आपको कम गर्मी फील कराएगी, लेकिन फिर भी आपको अजीब टाइप की गर्मी, अलग टाइप की गर्मी फील होगी। वो उसी कारण है कि वो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, गर्मी है, उसको बाहर जाने से रोक देती है, इसी कारण से आपको ये बेचैनी होती है। तो हुआ ये कि पिछले 100 सालों में जो CO2 का लेवल है 0.03% जो था एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ करके 0.04% हो चुका है। ठीक है, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो इस स्पीड से बढ़ने कारण से क्या है कि धरती का तापक्रम लगातार बढ़ रहा है ना। पिछले 100 सालों में धरती का तापक्रम एवरेज टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बढ़ चुका है, और इसका परिणाम यह होता है कि इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। परिणाम यह होता है कि जो पोलार रीजन के जो बर्फ है वो पिघल के नदी में आई, नदी से आके समुद्र में आई, अब समुद्र का लेवल उठ रहा है। अगर समुद्र का लेवल 1 मीटर ऊपर उठ जाता है तो मुंबई और ये ऐसे जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो सब डूब जाएंगे। और ये धीरे धीरे हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, मिलीमीटर सॉरी 1 से 2 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। तो इतनी स्पीड से क्यों उठ रहा है? क्योंकि वो आ रहा है पानी, ज़्यादा पानी आ रहा है बर्फ पिघल करके।
द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन derived फ्रॉम ए फिनोमिना दैट अकर इन द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या बताया मैंने आपको? हैव यू एवर सीन ए ग्रीन हाउस? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग गर्म इलाके में रहते हैं। अगर आप ठंडे इलाके में कहीं यूरोप वगैरह में रहे हों जाकर के तो देखे होंगे शायद, मैंने तो नहीं देखा है। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल ग्लास हाउस एंड इट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। हो सकता है ये हिमालय के आसपास के जो कश्मीर वगैरह हैं वहाँ पर कुछ लोग बनाए होंगे, तो अगर आप उस एरिया के हैं तो शायद आप देखे होंगे। इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। लाइट को अंदर आने देते हैं, गर्मी को बाहर जाने नहीं देते हैं। Therefore, the greenhouse warms up very much like inside a car that has been parked in the sun for a few hours, है ना। तो कार को हम धूप में खड़ी कर देते हैं, 2-4 घंटे खड़ी रहती है, उसके बाद दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं तो ऐसे लगता है कि अंदर एकदम तवा जैसे भभक रहा है टाइप का लगता है ना। तो कुछ देर गेट वेट को, खिड़की वगैरह को, विंडो को खोल के रखना पड़ता है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, या आगे बढ़ें तो खोल के रखें, क्योंकि एकदम एसी चला देंगे ना। तो एक बात और समझ लीजिए कि जो अंदर में जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं ना वो गर्म करके पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं। तो कभी भी कार के अंदर बैठते हैं ना तो कुछ देर खिड़की खोल करके चलें तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद जब कार थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ा गैसें निकल जाए कार के अंदर की, तो फिर आप जो है एसी चलाएं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। नहीं तो वो जो फ्यूम्स निकले हुए हैं सीट कवर वगैरह से, प्लास्टिक आइटम से, तो वो जो है बहुत घातक गैसें होती हैं और वो अजीब टाइप का बदबू भी मारता है, अगर आपने महसूस किया होगा तो। The greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere. ये क्यों ऐसा करता है मैंने आपको बताया। You would be surprised to know that without greenhouse effect, the average temperature at surface of Earth would be a chilly -18 degree rather than the present average of 15 degree. ये एवरेज लिख रहा है ना, दिन में और रात में जो कम ज़्यादा होगी उसका एवरेज लिख रहा है। तो जैसा मैंने कहा रात में -200 और दिन में +100 या 150 तक हो जाएगा, तो एवरेज जो है -18 आएगा, जो अभी एवरेज 15 डिग्री है। ठीक है, ऐसा है। ये इफेक्ट है ग्रीन हाउस। आप देख सकते हैं कि सनलाइट तो सीधे सीधे बहुत तेज़ी से धरती तक पहुंच जाती है, लेकिन ये जो रेडिएशन है ये उतनी तेज़ी से बाहर नहीं जा पाते और ये वापस टकरा के धरती की तरफ ही आ जाते हैं, तो धरती जो है गर्म रहती है ना। और यही आप देखिए कि ग्रीन हाउस गैसों का कितना कितना इफेक्ट है। तो मैंने 3 गैस का आपको नाम लिया था, देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिया जो 60% कंट्रीब्यूट करता है, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड है 6%। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आप जानते होंगे कि लाफिंग गैस का काम करता है, अगर आप सूंघ लिए तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे आप। तो इतना कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस का धरती गर्म करने पर। In order to understand the greenhouse effect, it is necessary to know that the fate of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere. ठीक है, clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of it, but almost half of the incoming solar radiation fall on the earth's surface, heating it. तो जितना सनलाइट आ रहा है उसका आधा तो कम से कम धरती पे पहुंचता ही है, उसको गर्म करता है, और जो 1/4 है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, है ना, और बादल के द्वारा। बाकी धरती पे आता है तो उसका 50% धरती को गर्म करने में काम आता है। वाइल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स बैक, क्योंकि धरती से भी कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। अर्थ सरफेस री इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बट पार्ट ऑफ द रीज डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज द एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए, जो गर्मी होती है ना वो जो रिलीज होती है उसको इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। उनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उनका नेचर बदल जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को आपको महसूस करना है तो गर्म तवे के पास ऐसे हाथ को थोड़ा पास में लाकर देखेंगे तो आपको जो गर्मी महसूस होती है, या आयरन के पास ऐसे करके रखते हैं तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है जो आती हुई, वो इंफ्रारेड है। तो ये जो गैसें हैं ना ये इंफ्रारेड को पार होने नहीं देती, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एनर्जी है जो सनलाइट से आ रही है उनको ये अंदर आने दे देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ हीट, तो जाने नहीं देते, एब्जॉर्ब करके रोक लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस रेडिएट हीट एनर्जी एंड द मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम टू द अर्थ सरफेस, तो वापस भेज देते हैं, दस हीटिंग इट अप वंस अगेन, और अगेन फिर वो गर्मी आ जाती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। द एबव मेंशन्ड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन ग्रीन हाउस गैसेस, फिगर 16.6, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो 20% मीथेन और 60% CO2। अब बाकी 14 और 6% में है CFC और N2O। ये CFC वही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। अब देखिए कितना ज़्यादा इफेक्ट भी कर रही हो ग्लोबल वार्मिंग में। Increase the level of greenhouse gases has led to the considerable heating of Earth, leading to the global warming. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.06 डिग्री। ये पुराना डेटा है, अब तक 3 डिग्री बढ़ चुका है। ठीक है, ये हालांकि मैंने बताया बार बार कि NCERT नई वाली बुक से लिया है, उसके बाद ये पुराना डेटा देता है। मोस्ट ऑफ इट इज ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30-40 सालों में ज़्यादा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और पॉल्यूशन बढ़ा है। Scientists believe that this rise in temperatures is leading to deleterious changes in the environment and resulting in odd climatic change, El Nino effect। ये El Nino effect क्या है पता है? El Nino क्या होता है मैं बता दूं। El Nino जो है ये समुद्र की कुछ वाटर करेंट है जो गर्म पानी की होती है, मतलब हॉट वाटर करेंट इन ओशियन। तो क्या होता है कि ये धाराएं चलती रहती हैं, गर्म पानी की धारा जो है समुद्र में चलते रहती है। तो ये जिस देश के पास से होकर गुजरती है ना, वहाँ के क्लाइमेट का जो रेगुलेटी होती है उसको बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती का मतलब जब मानसून आना है तो ठीक से मानसून नहीं आएगी, गर्मी तो गर्मी नहीं आएगी, ठंड तो ठंड नहीं आएगी, बारिश तो बारिश टाइम से नहीं आएगी, मतलब पूरे साल भर के सीजन को वो क्लाइमेट को वो चेंज कर देती है। तो प्रभाव ये पड़ता है कि उधर जो है अकाल आने का खतरा होता है, अकाल दुर्भिक्ष होने का खतरा रहता है। तो एल नीनो इफेक्ट जो है ये हर जो है 5 साल 10 सालों में देशों से गुजरते रहता है और उनके एटमॉस्फेयर को बदलते रहता है, thus leading to increased melting of polar ice caps as well as of the other places like Himalaya snow caps। तो गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलती है और वो नदी में और फिर समुद्र में आती है। Over many years this will result in the rise in the sea level that can submerge many coastal areas। मैंने कहा ना बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। The total spectrum of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं अपन, ये रिसर्च का विषय है। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, अप्रैल 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे धरती पे फैली हुई है सब देशों में। तो लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है, शहरों ने लॉकडाउन कर दिया है, देशों ने, लोग निकल नहीं रहे हैं, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे पूरी धरती की हवा साफ हो गई है और ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है फिलहाल के लिए थोड़ी सी कम हुई है। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? सीधी सी बात है कि हम जो CO2 का इमिशन है, गाड़ियों का प्रचालन है, उसको चेंज करें, गाड़ियों को हम इलेक्ट्रीफाई करें। दूसरा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाते हैं ना, धरती को हरा भरा कर देते हैं, तो फिर कितना ज़्यादा भी गाड़ियाँ चलाएंगे ना उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बस हर जगह जो खाली जगह है वो पेड़ भर दें अपन। ऐसा है कि बस हमारे काम चलाने लायक जगह खाली रहे, बाकी सब जगहों पे पेड़ से भर दें, मतलब जितनी खाली ज़मीनें दिख रही हैं आपको सब पेड़ से भर दें, तो ये सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। द मेजर्स इंक्लूड कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हम पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, माइलेज को बढ़ाएं गाड़ियों का, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई बंद कर दें, प्लांटिंग करें ट्रीज की, और ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकें। सबसे बड़ी बात है जो अबाध तरीके से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उसको रोकें। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैज आल्सो बीन टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इंटरनेशनल एफर्ट तो किया गया है, लेकिन एक कहावत है कि ग्लोबल वार्मिंग पे, पॉल्यूशन पे बात करने के लिए जब इंटरनेशनल लेवल में मीटिंग रखी जाती है तो वो ऐसे बिल्डिंग में रखी जाती है जहां पर हेवी एसीज लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर रखे हुए हैं, लगे हुए हैं। दूसरा कि जो उसमें डेलीगेट्स आते हैं जो कई देशों के आते हैं, और लोग ऐसे ऐसी गाड़ियों में आते हैं जिनका माइलेज 1-1.5-2 किलोमीटर का होता है। मतलब सिर्फ मजाक टाइप का समझ लीजिए कि मतलब आप ये करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकें, है ना, पॉल्यूशन को कैसे रोकें, और आप ही उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं उस मीटिंग में, है ना। तो ये सिर्फ मजाक टाइप का होता है। देखिए वो जो वहाँ बैठ करके AC रूम के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकते। रोकेंगे मैं और आप, है ना, हम लोग रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक पीपल का, एक बरगद का पौधा लगा दें तो सोचिए कि कितने पौधे लग सकते हैं पूरी धरती में। तो हम लोग जो आम जनता हैं वो इस काम को करेंगे, वो नहीं जो AC में बैठ के प्लान तैयार कर रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं कर सकते बॉस, हम लोग करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा यही आप सोचिए कि हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे।
ये देख सकते हैं ओजोन होल है ना। तो ओजोन होल कहाँ है देखिए, ये एक तो अंटार्कटिका के ऊपर में ही आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये ओजोन होल है। ये क्यों हुआ देखिए, ओजोन होल इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रिज है या एसी है इनसे जो गैस रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, गैस भरती है ना, उसमें कंप्रेसर के अंदर गैस भरती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको फ्रियॉन कहते हैं। तो ये गैस अगर फ्रिज से एसी से रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो वही ओजोन को तोड़ देती है। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि ये ओजोन तोड़ने का काम ये गैस करती, गैस फ्रिज में एसी में यूज होती है, और ये हो रही है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका इतनी ठंडी है, वहाँ फ्रिज और एसी कौन यूज करता है बताइए। अंटार्कटिका -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ कोई एसी यूज करेगा, फ्रिज यूज करेगा, फिर कैसे हुआ वहाँ ओजोन होल क्यों हुआ। ये तो भारत में होना था, चाइना में होना था, नहीं हुआ। क्यों, देखिए हम लोग भारत के लोग एसी यूज कर रहे हैं, यहाँ से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर दिए, ये उड़ के गया अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ठंड वाली जगह है, वहाँ ये रुक गई, जाकर के धीमी हो गई, क्योंकि हवा जो है गर्म से ठंडे की ओर जाती है तेजी से, और ठंडे इलाके में स्लो हो जाती है। अब स्लो हो जाती है तो वहाँ पर उसको अपना रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। मतलब ये जो काम कर रहा है ना ओजोन को तोड़ने का, उस काम के लिए उसको ज़्यादा समय मिल जाता है अंटार्कटिका के ऊपर। अब अंटार्कटिका और आर्कटिका के ऊपर भी अब हो गया है ओजोन होल, इसलिए ये बेचारे ठंडे इलाके जो हैं, जो खुद बेचारे एसी फ्रिज यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारा किया वो भुगत रहे हैं, वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे भुगत रहे हैं। एकदम से वहाँ रेडिएशन आ रहा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है अल्ट्रावायलेट का। तो ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर, देखिए ओजोन का जो लेयर है धरती पे, जैसे कि ये धरती है, तो धरती से ऊपर जाएंगे तो करीब ये 20-22 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई से शुरू होता है ओजोन का लेयर, और ये करीब 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये भरा पड़ा है। मतलब ये समझ लो 15 से 20 किलोमीटर की जो मोटाई है उसमें ओजोन का लेयर भरा पड़ा है। इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इस पूरे नीचे के ऊपर से लेयर तक, और इसी में अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकी जाती है। ठीक है, अब ये लेयर अगर पतला हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है जो अब शुरू हो रही है। तो इसकी जो मोटाई है ना, जो डेंसिटी है ओजोन की, वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th अबाउट बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर दैट हार्म्स प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए बैड ओजोन कहाँ पर पैदा होता है पता है, ये मार्सी एरिया में पैदा होता है, जो दलदली इलाके हैं, वहाँ सड़ते हैं जब चीज़ें, तो वहाँ पर मीथेन और ओजोन पैदा होती हैं, और वो हार्मफुल होती है जानवरों के लिए। ये बैड ओजोन है। देयर इज गुड ओजोन ऑल्सो। दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। देखिए धरती से 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं ट्रोपोस्फीयर, जिसमें जो है बादल वगैरह बनते हैं, है ना। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ पर ओजोन लेयर है, और उसी में हवाई जहाज उड़ता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन, एंड इट एक्ट्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो अल्ट्रावायलेट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे धरती पे नहीं आ पाती, कम आती है। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स preferentially absorb UV ray and it high energy breaks the chemical bond within these molecules। तो हमारा डीएनए है, प्रोटीन है, वो टूट जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा, वो कैंसर हो जाएगा। The thickness of the ozone in the column of air from the ground to top of the atmosphere is measured in the terms of Dobson unit। मैंने बताया ना, ओजोन लेयर को डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है। ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रे। देखिए यूवी रे कैसे बनाता है, तो जो ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये अल्ट्रावायलेट प्रेजेंट में O3 बनता है प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है फिर से O2 के साथ मिलकर के फिर O3 बना देता है। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ओजोन जो है सिर्फ नष्ट हो रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं। ओजोन नया बन भी रहा है, लेकिन जितना तेजी से नष्ट हो रहा है उतना तेजी से बन नहीं पा रहा है, ये दिक्कत है, इसलिए ये प्रॉब्लम चालू हुई। Continuously formed by the action of UV ray on the molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere। और वापस टूट भी रहा है, बन भी रहा है, टूट भी रहा है। There should be a balance between production and degradation of ozone in the stratosphere। बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन ये बैलेंस बिगड़ गया। Of late, the balance has been disrupted due to the enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbon। तो
तो इस गैस के कारण से ये जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और टूटना ज़्यादा तेजी से होने लग गया, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। CFC फाइंड वाइड यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, है ना, हमारे फ्रिज में, एसी में, कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। CFC discharge in the lower part of the atmosphere move upward and reach stratosphere. In stratosphere UV ray act on them releasing chlorine atoms। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFCl2 ये फार्मूला होता है, तो ये जो क्लोरीन है इसमें से Cl रिलीज हो जाती है। ये Cl जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O2 बना देता है, और ये क्लोरीन ऑक्साइड फिर से O3 के साथ रिएक्ट करके ClO2 बना करके O2 रिलीज करता है। मतलब लगातार जो है ये ओजोन को तोड़ते चला जा रहा है। देखिए पहले ये जो क्लोरीन रिलीज हुआ, एक ओजोन के साथ रिएक्ट करके Cl और फिर एक ओजोन के साथ रिएक्ट करके Cl2, मतलब एक Cl जो है दो ओजोन लेयर को, दो ओजोन मॉलिक्यूल को एक बार में तोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये तोड़ते चला जाता है, एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो Cl degrades ozone releasing molecular oxygen with these atom acting merely as catalyst. Chlorine atom are not consumed in the reaction। ये जो क्लोरीन एटम है ये फिर से रिलीज हो जाता है आखिरी में और फिर से रिएक्ट करना चालू कर देता है। एक क्लोरीन एटम जो है 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है कंटिन्यूअस, उसके बाद वो जो है किसी परमानेंट फॉर्म में यूज हो पाता है। Hence whatever CFCs are added to the stratosphere they have permanent and continuing effect as on ozone level। लगातार काम करते हैं। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctic region। अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा काम किया हुआ है। This has resulted in the formation of large area of thin ozone layer commonly called ozone hole। ozone hole का मतलब वहां पर ओजोन लेयर पतला हो गया ना, ये मतलब है। क्यों हुआ मैंने आपको बताया। UV radiation of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by the earth atmosphere given that the ozone layer is intact। ठीक है, तो अगर UV में देखिए UVA B C कई लेयर, कई फॉर्म होते हैं, तो UVC जो है बहुत पावरफुल होता है, UVB पावरफुल होता है, UVC कम पावरफुल होता है। तो UVC और B एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए ओजोन लेयर से, बट UVB डैमेज DNA एंड म्यूटेशन में आकर अगर ये धरती पे आ गया, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होगा। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स। In human eye, cornea absorbs UVB radiation and high dose of UVB cause inflammation of cornea called snow blindness, cataract etc. Such exposure में permanently damage the cornea। तो अगर UV जो है ज़्यादा पड़ जाए आंखों में तो कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, इसको स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। देखिए स्नो ब्लाइंडनेस ये एक्चुअल टर्म क्या है मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर बर्फ पड़ा रहता है ना, वहाँ पर जब सनलाइट पड़ता है तो बहुत तेज चमकता है, अगर उसको थोड़ा देर देख लोगे तो अंधे हो जाओगे। उस टाइप की प्रक्रिया जो है अल्ट्रावायलेट बी के कारण से होती है हमारी कॉर्निया में, और कॉर्निया डैमेज हो जाएगी तो आदमी अंधा हो जाएगा। ठीक है ना, स्किन कैंसर इससे हो जाता है, स्किन में लगातार पड़ेगा तो, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द डेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल दैट इज इन कनाडा इन 1987, इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन सुरक्षा को लेकर किया गया प्रोटोकॉल है। 1987 और 1989 ये दो ईयर आपको याद रखना है इसमें। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी और प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, तो वो मॉन्ट्रियल है, और भी कई नाम वहाँ पर दे सकते हैं। तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद रखेंगे कि ओजोन के लिए ये किया गया था। ठीक है, subsequently many more efforts have been made and protocols have laid down definite roadmaps separately for developed and developing countries for reducing the emission of CFCs and other ozone depletion chemicals। देखिए जो आजकल जो नए एसीज और फ्रिज आने लगे हैं थोड़े से महंगे हैं, लेकिन उसमें अब CFC के बजाय अमोनिया गैस को या इस टाइप के कुछ दूसरे गैसेस को यूज़ करना चालू किए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके शहर में कोई कोल्ड स्टोरेज हो, बड़ा सा बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर होता है, उसके अंदर पूरा फ्रिज जैसा ठंडा रहता है, तो उसमें जो गैस यूज़ करते हैं ना वो अमोनिया को यूज़ करते हैं, CFC को यूज़ नहीं करते। लेकिन अब जो है फ्रिज में, एसी में, है ना, इनमें भी अमोनिया जैसे किसी और गैस को यूज़ करना चालू कर रहे हैं।
CFC को बंद कर रहे हैं। कई देशों ने तो CFC का उपयोग पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन हमारे जो इलाके हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, भारत है, इधर है पूरे पाकिस्तान वगैरह, इनमें अभी भी AC फ्रिज में जो है इसी CFC का ही प्रयोग होता है। जबकि हर देश को चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को मिलकर चाहिए कि एक बार में इसको बैन कर दिया जाए कि अब कोई देश किसी AC फ्रिज में इसका उपयोग नहीं करेगा। किसी का AC फ्रिज अगर लीक भी हो गया, खराब हो गया, तो वो डब्बा हो गया, आप फेंक दीजिए, दूसरा AC खरीदिए, लेकिन हम यूज़ करने नहीं देंगे। हमारा जो वातावरण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ठंडाई से, इसलिए अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो दूसरा खरीद लो, नहीं तो आप गर्मी में रहिए, लेकिन हम यूज़ करने नहीं देंगे। सीधा सा एक कंसेप्ट निकाल लेना चाहिए और इसको साइन कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए डिग्रेडेशन क्या है कि मतलब जो आपका नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, जैसे जंगल नष्ट हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम उनका इम्प्रॉपर यूजेस कर रहे हैं ना। हम लगातार पेट्रोल डीजल को निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बहुत बेतरतीब तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, तो ये जो है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के कारण से हो रहा है, ठीक है। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बट आल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस। तो हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसा है। सॉइल इरोजन एंड डेसर्टिफिकेशन, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही आप जंगल काटते हैं, जैसे ही आप पेड़ पौधों को हटाते हैं, तो जो मिट्टी बंधी हुई थी जड़ों के द्वारा वो खुल गई। अब जैसी बाढ़ आएगी, जैसी बारिश होगा, वो धुलेगी, बह करके चली जाएगी, और धीरे धीरे ऊपर की जितनी उपजाऊ मिट्टी है वो बहते चली जाएगी। तो एक समय आएगा कि वहाँ पर सिर्फ रेत और बालू बचेगा और वो एरिया डेजर्ट हो जाएगा। तो जितने भी एरिया डेजर्ट हुए हैं ना, वो पहले जंगलों से ढके हुए थे। लोगों ने पेड़ काट दिए, लोगों ने शेर मार दिए, वो जंगल धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, और इसी कारण से वो एरिया अब मरुस्थल बन गया है। और वो लोग हमको ज्ञान पेलते हैं कि भैया आप पानी बचाइए, पानी बचाइए। हम पानी नहीं बचाएंगे भैया, हम पौधे लगाएंगे, सीधी सी बात है। हम एक बाल्टी पानी में नहाते हैं, हम एक बाल्टी में नहाएंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे पानी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम आधा बाल्टी में नहाएंगे। आपको जरूरत है, आप पेड़ लगाइए। आपके दादा परदादाओं ने पेड़ काट दिए, बेच दिए, इसलिए आपके पास ये प्रॉब्लम है। अब आपको ये सुधारना है। हो सकता है गलती हो गई हो, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आपको पेड़ लगाना चाहिए। आप जिंदगी में कितने पेड़ लगाए हैं? आप जैसे ही पोस्ट करते हैं कि पानी बचाइए, एटमॉस्फेयर सुधारिए, 5 जून को आप ज्ञान देने लगते हो, और आप खुद ने एक पेड़ नहीं लगाया है, तो आप उस ज्ञान देने का, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये होना चाहिए कि हर घर में पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगने चाहिए। वो इतने अच्छे पेड़ हैं कि इनको कोई काटता भी नहीं है, और एटमॉस्फेयर के लिए इतना बेनिफिशियल है कि एक बरगद का पेड़ जो है पता नहीं कितने बेनिफिट्स देता है ना, अनलिमिटेड। हर घर में एक बरगद का पेड़ होना चाहिए। भले ही वो अपना 1 लोटा पानी रोज बचाए, उस पेड़ को दे, उसके ऊपर छज्जा कर दे, उसके ऊपर झोपड़ी बना दे पेड़ के ऊपर, कि गर्मी में वो नष्ट ना हो। थोड़ा सा प्रयास करिए, आपके घर में एक बरगद का पेड़ डेवलप हो जाएगा। लेकिन करना नहीं है ना, लोगों को तो खाली व्हाट्सएप में ज्ञान फैलना है बस। The development of the fertile topsoil takes centuries, but it can be removed very easily due to the human activities like over cultivation, unrestricted grazing, deforestation and poor irrigation practices, resulting in arid patches of land. Arid मतलब सूखा। तो सीधी सी बात है, सॉइल बनने में तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, बह जाने में कुछ वर्ष लगते हैं। 1-2 वर्ष में ही बह जाएगा। अगर आपने जंगल नष्ट कर दिया, घास चरा दिया, तो फिर वो बह जाएगा। When large barren patches extend and meet over time, a desert is created. और ऐसे करके बंजर जमीन मिलते जाएंगे और एक समय में वहाँ पर डेजर्ट बन जाएगा। Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, मरुस्थल एरिया बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपका शहर आपको लग रहा हो कि मरुस्थल नहीं है, लेकिन हो सकता है वो धीरे धीरे मरुस्थल बनने के कगार पे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जंगल कट जाता है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पता है, जंगल वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर फ्लडेड कंडीशन हो गया तो वहाँ पर एक तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, और जितने पेड़ पौधे और रहेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा वहाँ पर। अगर ज़्यादा देर तक पानी टिका रहेगा, भरा रहेगा ना, तो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है उस एरिया का, क्योंकि पानी में जो है मिनरल्स घुलने लगते हैं। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, पानी भर जाएगा। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रॉज साल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, साल्ट को खींच करके अपने में घोल लेता है।
द साल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज अ थीन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट्स कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो साल्ट जो है अगर इकट्ठा होने लगा और सॉइल में जाने लगा, रहने लगा और प्लांट के रूट्स के पास पहुंचा तो रूट मर जाएंगे अधिक साल्ट में। दिस इंक्रीजेज साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट इज इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। तो क्रॉप की जड़ों में अगर ज़्यादा साल्ट हो जाएगा ना तो पानी खींच जाएगा जड़ों से और पानी ले नहीं पाएगा जड़, तो मर जाएगा। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। क्योंकि हमने अंधाधुंध फर्टिलाइजर यूज़ किया, आपको पता है फर्टिलाइजर इज आल्सो टाइप ऑफ साल्ट। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दीजिए ना पौधा मर जाएगा, क्योंकि पानी खींच देगा वो बाहर, है ना, पौधे से। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बैड इफेक्ट भी है। भले ही ग्रीन रिवोल्यूशन हमको लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ रहा, हमारे देश की भूखमरी को खत्म किया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये उससे ज़्यादा नुकसान कर गया देश को, क्योंकि इसने केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बढ़ा दिया और आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं कि हर घर में कैंसर के पेशेंट हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा होता ग्रीन रिवोल्यूशन होता ही नहीं, लोग भूखमरी से भले ही मर जाते तो लिमिटेड जनसंख्या होती और कम से कम वो लोग सुखी रहते। आज इतनी आबाद जनसंख्या बढ़ गई, लोगों को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में दाल मिल रहा है खाने के लिए, गवर्नमेंट दे रही है और लोग आबाद जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कट जाना डिफॉरेस्टेशन है। तो इतना ज़्यादा जंगल कट गए, आप समझ सकते हैं कि भारत की आज़ादी मिली थी तो 33% एरिया जो है 33% एरिया जो है जंगलों से ढकी हुई थी भारत की। आज 70 साल बाद केवल 19% एरिया बची है, मतलब आधी हो गई जंगल। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पहले 14% एरिया में थे उधर के साउथ, ये ब्राज़ील है, अमेरिका इनके, अब वो 7% एरिया में है, आधी हो गई, 6% एरिया में है। तो आप समझ सकते हैं इतने तेज़ी से हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो अगले 100 सालों में जंगल बचेंगे ही नहीं और इंसान बचेंगे ना तो जानवर बचेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, पिछले 20 सालों में जंगल कटाई काफ़ी कम हुआ है और गिनरी बढ़ी है देशों में, ऐसा भी हुआ है। डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू ए नॉन फॉरेस्टेड वन। जंगलों को काट देना, वहाँ खेत बना देना, घर बना देना। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट एरिया। तो जो ट्रॉपिकल देश हैं जिनमें ज़्यादा घने जंगल थे उनके 40% जंगल नष्ट हो गए, जबकि जो टेम्परेट इलाके थे, ठंडे इलाके थे, उन्होंने सिर्फ 1% जंगल को नष्ट किया है। उनके पास जंगल है ही कहाँ जो नष्ट करेंगे, बहुत कम तो जंगल है, उसको ही नष्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1% ही नष्ट हुआ है उनमें से। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पार्टिकुलरली ग्रीम इन इंडिया। भारत की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोग जंगल को तेजी से काटे हैं, लोग नहीं, सरकार ही काटती है, ठेका देके। At the beginning of the 20th century, forest covered about 30% of the land of the India। देखिए 20th century मतलब जो है 1900 के आसपास में 30% एरिया, मैंने 33% बताया, वही है लगभग, है ना। By the end of the century, it shrunk to 21.54% और 20वीं शताब्दी आते आते तक, खत्म होते तक ये सिर्फ 21% बची। Whereas the National Forest Policy 1988 of India has recommended 33% of forest cover for the plant and 67% of the hill area। तो प्लेन का 33% और पहाड़ों का 67% पेड़ों से ढका होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 20-22%, 19% ही जंगल बचे हैं। और कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इसमें 1.5%, 2%, 2.5% ही जंगल बचे हैं। और तो धन्य है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ 45% तक जंगल बचे हैं। तो ये काम चल रहा है थोड़ा बहुत। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन आकर, कैसे होता है, जंगल काट देते हैं। ए नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इट। वन ऑफ द मेजर रीजन इज टू कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चर लैंड सो इज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जंगलों काट के खेत बना देते हैं, फिर खेतों में घर बना देते हैं, फिर जंगल काट के खेत बना देते हैं। ट्रीज आर एक्स्ड फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग एंड फॉर सेवरल अदर पर्पस। तो ट्रीज को क्यों काटे जाते हैं, तो टिम्बर के रूप में घर बनाने के लिए या आग जलाने के लिए या जो जानवर हैं उनको खिलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, देखिए अब ये क्या है, ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। जंगलों काटिए, जलाइए, वहाँ खेती करिए और खेत को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, फिर वही काम करिए। इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये क्या होता है पता है, माइग्रेटरी कल्टीवेशन। लोग, कुछ आदिवासीज हैं, जाते हैं जंगल काटते हैं, खेत बनाते हैं, 2-4 साल उसमें खेती करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, आगे जंगल काटते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। इसे जंगल बहुत तेजी से नष्ट हुआ है, हालांकि अब इस पर बैन लगा दिया गया है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वो जो असम है उधर एरिया में ये ज़्यादा पॉपुलर है, हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन।
इंसुलेस एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको ना कई स्टेट में अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी जूम खेती होती थी पहले, जिसको पेद्दा कहते थे, पेद्दा, ठीक है, वो अब बंद हो गया है। द फार्मर कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स, द एश इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड लैंड इज देन यूज्ड फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। जंगलों काटते थे, जलाते थे, खेती करते थे। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट रिकवरी, फिर कई साल तक छोड़ देते थे, फिर उसमें आके खेती करते थे, इस बीच में नया जंगल काट देते थे। द फार्मर देन मूव ऑन टू द अदर एरिया एंड रिपीट दिस प्रोसेस। In earlier days, when Jhum cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovered from the effect of the cultivation. With the increasing population, the repeated cultivation, this recovery phase is done away with, resulting in the deforestation. तो पहले तो लंबे समय तक छोड़ देते थे ना खेतों को, तो फिर से जंगल हो जाता था वो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, खेत छोड़े नहीं जा रहे हैं, नए खेत बना रहे हैं, पुराने में खेती कर रहे हैं, लगातार ये काम हो रहा है। What are the consequences of deforestation? अब इसका क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट सीधी सी बात है, जंगल नष्ट करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉइल इरोजन होगा, सब कुछ वही प्रॉब्लम जो जंगल काटने से होता है। वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहेंस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्रीज कुड होल्ड द लॉट ऑफ कार्बन इन द बायोमास इज लॉस्ट विद द डिफॉरेस्टेशन। तो CO2 का अमाउंट बढ़ गया, 0.03% था पहले, अब ये जो है 0.04% हो चुका है, ठीक है, और इतनी तेजी से बढ़ेगा, अब 0.06 अगर हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Deforestation also cause loss of biodiversity due to habitat destruction, disturb hydrological cycle, cause soil erosion and may lead to desertification in the extreme cases। तो सीधी सी बात है कि जानवरों के लिए रहने के लिए घर नहीं बचेगा, बारिश का जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जंगल के बिना बारिश भी नहीं होती। जंगल जो है ऊपर ठंडा करके रखते हैं ना, इसलिए बारिश हो जाती है। सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि रोक के नहीं रखेगा कोई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी डिजर्टिफिकेशन, वहाँ पर मरुस्थल हो जाएगा, है ना। Reforestation is the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past। Reforestation फिर से जंगल बनाना, जंगल नष्ट हो गया उसको फिर से जंगल तैयार करना। Reforestation may occur naturally in the deforested area, however we can speed it up by the planting trees with due consideration to biodiversity that earlier existed in that area। तो खाली पड़े जमीनों में अगर हम थोड़ा सा प्लांटेशन कर दें, मदद करें प्रकृति की, तो जल्दी रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब एक केस स्टडी है, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। उसमें क्या करते थे, लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, है ना, और खुद भी मर जाते थे भले, लेकिन पेड़ कटने नहीं देते थे। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर केसेस हुए हैं। तो एक ऐसे ही केस यहाँ पर दिया, देखिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान। देखिए 1731 में राजस्थान के एक राजा ने, जोधपुर के राजा ने आदेश किया कि उसके लिए नया लकड़ी का महल बनाया जाए, ठीक। उसके लिए जंगलों काट के लकड़ी लाना शुरू किए। तो वहाँ पर एक जाति होती है जिसको बिश्नोई कहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, और वहाँ पर अमृता देवी, एक महिला रही अमृता देवी, उनकी बेटियां और खुद भी, इन्होंने पेड़ों को ऐसे हग करना शुरू किया, मतलब ऐसे लिपट के पेड़ों से, बोले कि हम नहीं कटने देंगे, अगर आपको पेड़ काटना है तो हमको भी काट दीजिए। तो राजा के सैनिकों ने पेड़ के साथ उस महिला को भी, अमृता देवी को, और उसके कई लड़कियों को और बच्चों को भी काट दिया, और साथ में कई हजार लोगों को काट दिया इस तरह से, और जंगल को नष्ट किया। तो तब से जो है ये अमृता देवी फाउंडेशन एक बनाया गया, उनके नाम पे अब जो है कई प्राइजेस दिए जाते हैं जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम करते हैं उनके लिए, है ना। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द किंग ऑफ जोधपुर राजस्थान आस्क्ड वन हिज मिनिस्टर टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू पैलेस। तो नया महल बनाना चाहते थे। द मिनिस्टर एंड वर्कर्स वेंट टू द फॉरेस्ट नियर अ विलेज इनहैबिटेड बाय विश्नोइज टू कट डाउन ट्रीज। तो वहाँ पर विश्नोई समाज के लोग रहते थे। ये एक प्रजाति है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान के हैं तो जरूर विश्नोई समाज जानते होंगे, है ना। मेरे साथ भी एक लेडी काम करती थी कॉलेज में, मैं दूसरे कॉलेज में जब पोस्टेड था, तो वहाँ एक लेडी हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम भी है बिश्नोई, मतलब सरनेम है सरोज बाला श्याग बिश्नोई। तो वो उसी जो समाज है उसको बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने विरोध किया। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ नेचर, है ना। ये उनके साथ, मतलब पेड़ों के साथ ये इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग वॉज
थ्वार्टेड बाय द विष्णोइज, तो इन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। ए विष्णोई वीमेन अमृता देवी शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग ए ट्री एंड डेयरिंग किंग्स मेन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो उन्होंने ऐसे लिपट गई अमृता देवी पेड़ से और बोली कि तुम काटना चाहो तो मुझे भी काट दो, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। द ट्री मैटर्ड मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ। Sadly, the king's men did not heed to her pleas and cut down the tree along with अमृता देवी। सोचिए कि उसके सैनिकों ने अमृता देवी के साथ काट डाला ट्री को। इतने, अब क्या बोलूँ मैं, गाली नहीं निकलेगा। Her 3 daughters and hundreds of other Vishnuis followed her and thus lost their lives saving the trees। 3 लड़कियों को काट दिया ऐसे, उनके सैकड़ों लोग कट गए बेचारे। Now here in history do we find a commitment of this magnitude when human beings sacrifice their lives for the cause of the environment? क्या आज हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम इस तरह के काम कर सकें? नहीं, आज तो जो ह्यूमन है इतना लालची हो गया है कि हमेशा दूसरे को लूटने की सोचता है, तो अपनी ज़िंदगी कैसे दे सकता है। लेकिन उस समय के लोगों को सोचिए कितने ज़्यादा सेक्रीफाइंग थे वो लोग। The government of India has recently instituted the अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड फेयर प्रोटेक्शन अवार्ड। सैल्यूट है इस लेडी को, सैल्यूट है उस राजस्थान की धरती को जहाँ पर ऐसी महिलाएं पैदा हुई, जहाँ पर ऐसे लोग पैदा हुए। हालांकि वहाँ पर वो राजा भी पैदा हुआ ना वहीं पर, वो अलग बात है, लेकिन फिर हम अमृता देवी को याद करें। उस राजा को कोई याद नहीं करता, उसका नाम भी नहीं दिया है देखिए, लेकिन अमृता देवी का नाम आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे बनिए, ऐसे उदाहरण बनिए, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड फेयर wildlife protection award for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in the protecting wildlife। तो इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है ना। ऐसे ही एक चिपको आंदोलन देखिए, यू मे हैव हर्ड अबाउट द चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय इन 1974। ये जो है आज जो है उत्तराखंड जो राज्य है उसमें आता है ये एरिया, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है ना। लोकल वीमेन शोड enormous bravery in protecting trees from the acts of contractors by hugging them. People all over the world have acclaimed the चिपको movement। तो ये भी उसी तरह से चिपक जाते थे और कटने नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ एक जो ठेकेदार था वो लाखों पेड़ों को काटने के लिए आया था ठेका लेकर के गवर्नमेंट से। मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ही कटवाती है ठेका दे करके। Realizing the significance of participation by local communities, the government of India in 1980s has introduced the concept of joint forest management so as to work closely with the local communities for the protecting and managing forest। तो जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनके साथ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया गया, उनको शामिल किया गया इस काम में कि आप जंगल को बचाने में हमारी मदद करिए। इन रिटर्न्स फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन एटसेट्रा, एंड दस फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन द सस्टेनेबल मैनर। तो अगर हम जंगलों को बचाते हैं तो जंगलों से ये चीज़ें हमको मिलती हैं भाई। आप जंगली प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, लाख है, महुआ है, चिरौंजी है, अमचूर है ना, ये रबर है, मेडिसिन है दुनिया भर के, ये हमको फॉरेस्ट से मिलते रहेंगे। ठीक है बॉस। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी क्लास 11 क्लास 12 दोनों के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं बीच बीच में इसमें मैं ज़रूर काम करते रहूँगा। बायोलॉजी में क्वेश्चन आंसर आपको कराऊँगा, कुछ है मेरे पास बनाए हुए। और मैं अब काम शुरू कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, केमिस्ट्री में, और मैं हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ यहाँ पर लेके आऊँगा केमिस्ट्री एनसीईआरटी को, और हिंदी इंग्लिश 2 अलग अलग चैनल में आपको लिंक भेजते रहूँगा। आप जरूर सब्सक्राइब करना उसको भी, और इस तरह से सपोर्ट करते रहना, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बढ़िया से मैं आपको केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, केमिस्ट्री में मिलेंगे अब फिलहाल तो, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको चैनल के लिंक आपको जरूर भेजूंगा। वैसे मेरा चैनल बना हुआ है, मैं ज़रूर उसमें 2-4 वीडियो लोड करके आपको मैं लिंक भेजूंगा। मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू, बाय।